नमस्कार दोस्तों। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या इंसाफ करेगा। इसको यूं भी कहते हैं, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला करेगा। तो कमोबेश आज यही स्थिति है। मेरा कातिल वही है जो मेरा मुंसिफ है, और वो कौन है और उसके कारण क्या हो रहा है यह देखने की जरूरत है। जिस तरीके से मीडिया चैनल्स के कुछ एंकर्स जो नफरत फैलाते थे, आग लगाते थे समाज में, देश में और सब जगह, उस नफरत की आग को पनपाते थे। जब इंडिया ने उनके बायकॉट का फैसला किया तो उन्हें लग रहा है कि लोकतंत्र पर हमला हो गया और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला हो गया, निष्पक्षता पर हमला हो गया, सवालों पे हमला हो गया। साहब, सवाल तो आपने कभी जनता के पूछे ही नहीं, कार्यक्रम भी आपने कभी जनता के लिए नहीं किए। जो भी कुछ किया अपने एजेंडे के तहत किया, अपनी कंपनी के प्रमोशन के लिए किया और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग के लिए किया। जब आप यह सब करते हैं, फिर जब कोई सवाल उठाता है, सब यदि किसी को सिर्फ सवालों के कारण किया गया होता तो मुझे लगता है 100 से अधिक एंकर ऐसे होते, लेकिन सवालों के कारण किसी को नहीं किया गया। इनमें जिन 14 एंकर्स का बायकॉट किया गया, ये वही एंकर हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, जो तथाकथित तमाम धर्म के नाम पर धर्म के संरक्षक बन जाते हैं और कभी गौरक्षकों के नाम पर हिंसा करने वालों का साथ देते हैं, कभी नफरत में हत्या कर देने वालों का साथ देते हैं, कभी किसी एक धर्म विशेष के लोगों का शोषण करने वालों का साथ देते हैं, उन पर हमला करने वालों की, उनकी हत्या करने वालों का साथ देते हैं। तो जब ऐसा करते हो, जो मणिपुर में हो रही हिंसा में वहां के पीड़ितों के साथ खड़े होने के बाद बजाय सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं, जो नू हिंसा में अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हैं, जो जिस तरीके से पनपाते हैं, जो बगैर ट्रायल पूरा हुए ही किसी व्यक्ति को अपराधी ठहरा देते हैं, तो साहब उन एंकर्स का बायकॉट किया गया है। और जब उनका किया गया तो सवाल भी बनता है, और सवाल जायज है। यही बात है कि आज वो सारे एंकर जो मुंसिफ बने घूम रहे थे, उन्हीं की अदालत थी, उन्हीं के वकील थे, उन्हीं के सब थे, और बेचारा मुल्जिम की तरह खड़ा था विपक्ष इंडिया, जो सही सवाल करता था, जो कहता था जनता के सवालों पे बात करो, जनता पर बात करो, जो सवाल करता था। लेकिन उसके सवाल, उसकी बातों को दबाया जाता था, कहने को उसे टाइम दिया जा रहा है, लेकिन जब वो बोलता था तो इतने बार उसे काटा छाटा जाता था, कुछ कहना नहीं। मैं भी हाल के दिनों में एक चैनल पे, जो अपने आप को कहता है देश का सबसे बड़ा चैनल हूं, उस पे एक डिबेट पे बैठा और उस दौरान इतना मुझे टोका गया, और इन्हीं 14 एंकर्स में से एक एंकर, वही दूसरी तरफ एक राजनीतिक विश्लेषक के भेष में आरएसएस भाजपा का व्यक्ति बैठता है, उसे कई बार बोलने का भी मौका दिया गया और उसकी बात को भी नहीं काटा गया। लेकिन मेरे बोलते ही उन्हें तकलीफ होने लगी। क्यों? मैं तथ्यों पे बोल रहा था, किसी का साथ नहीं दे रहा। इसके बावजूद तकलीफ होती, क्योंकि उन्हें तो अपना एजेंडा साधना है, उसके मुताबिक आपको मौका देना। यदि उनके एजेंडे पे खड़े होइए तो आपको पूरा मौका मिलेगा। तो जब आप यह करते हैं तो वास्तव में आप बैठा करके जज बन के कत्ल करते हैं, और जज बन के आप न्याय दिखाते हुए जब कत्ल करते हैं तो सबसे बड़े अपराधी आप। लेकिन आप उन्हें कह रहे हैं जिन्होंने कहा बायकॉट, उन्होंने आप पर हमला नहीं किया, उन्होंने कुछ और नहीं किया, लेकिन आप, क्योंकि जनता के सरोकारों से आपका कोई वास्ता नहीं, आपने क्यों नहीं सवाल किया कि मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया जाए,
उसने इतने बड़े जघन्य अपराध किए हैं, उस पर क्यों नहीं हो? आपने तो मीडिया ट्रायल करके उसे निर्दोष बता दिया था। तो आप लोग वो और कांग्रेस के जो वहां के विधायक हैं नूह के, जो अन्याय के खिलाफ बोल रहे थे, आवाज बन रहे थे, उन्हें आप मुल्जिम बनाने पे तुले थे। तो यह स्थिति है कि आप कैसे लांछित करें, और उसका पूरा आप खेल रच रहे थे। किस तरीके से आपने उसको प्रस्तुत किया, तो अपराधी आप, किसी और ने तो नहीं किया था। जब कर्नाटक में एक जन कल्याणकारी योजना शुरू की गई, स्वावलंबी बनाने की योजना शुरू की गई, नरेंद्र मोदी भी तो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, उस पर बात नहीं करेंगे, वहां पे बात करेंगे। वहां पर सभी समुदायों के लिए की गई, अल्पसंख्यकों के लिए तो सिर्फ 50% छूट थी। जो अल्पसंख्यक नहीं थे, SC ST OBC में आते थे, उनके लिए 75% छूट थी। और SC ST OBC में जो आ रहे थे वो हिंदू थे, अल्पसंख्यक कोटे से नहीं थे। तो यह आप समझ सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ज्यादा हिंदू जो है कर्नाटक में, बावजूद इसके आप यह, तो यह बताता है कि किस तरीके से आप नफरत फैला रहे थे और फिर चाहते थे कि सब आपके साथ खड़े हो। बहरहाल इस बात को छोड़िए, यह स्थिति ऐसा नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का एजेंडा है। यही वजह है कि राहुल गांधी कहते हैं नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप नफरत पनपाते हैं। अब उदाहरण आप, कल कांग्रेस पार्टी के MLA जो नूह से MLA है, उन्होंने हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की कि हरियाणा पुलिस उनको गिरफ्तार करने की साजिश रच रहा है। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि आप इसकी रेमेडी के लिए निचली कोर्ट पे जाएं, क्योंकि अभी निचली कोर्ट का आपके पास ऑप्शन है। और उन्हें आज निचली कोर्ट में अपने इंसाफ के लिए जाना था। वो निचली कोर्ट में पहुंचे, उसके पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों कर लिया गया, मैं इसका कारण बताता हूं। क्योंकि जब नूह हिंसा की बात आई तो उन्होंने इस पर जो अन्याय हो रहा था, एक पक्षी कार्रवाई हो रही थी, उसको लेके आवाज उठाई। विधानसभा सत्र आया, उसमें उन्होंने आवाज उठाई और उन्होंने कहा कि इस पर निष्पक्ष जांच हो और गिरफ्तारी हो जो भी दोषी है। और इसको लेके उन्होंने सदन में कहा और तमाम बातें, उन्होंने सबूत तमाम सौंपे। बस यही तकलीफ हो गई, क्योंकि वो सबूत जो थे वो बताते थे कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा है। और जब स्टेट यानी खुद हरियाणा की सरकार ये करवा रही है ये हिंसा, तो स्वाभाविक सी बात है उसको तो करना ही था। मुख्यमंत्री से लेकर सब हिंसा होने के पहले ही दिन से कहने लगे कि इसमें मामन खान जो है दोषी है, मामन खान ने कराया, कोई सबूत नहीं था। पुलिस परेशान हुई इतने दिन, कैसे उनके खिलाफ सबूत बनाए, और यह खेल रचा गया। तो साहब जब मुख्यमंत्री ने कह दिया, गृह मंत्री ने कह दिया और सारे संबंधित ने कह दिया, तो उन्हें मुल्जिम बनाना ही था। तो क्या कहता है नूह का SP नरेंद्र, वो कहता है कि जब हिंसा हुई, मामन खान कहते हैं वो वहां नहीं थे, लेकिन वो 1.5-2 किलोमीटर दूरी पर थे। अरे स्वाभाविक सी बात है, जहां हिंसा हुई मैं वहां नहीं था, अपने घर पे तो होऊंगा ही, और वहां से घर 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो साहब इसमें गलत क्या है उन्होंने कहा? तो जो उन्होंने बताया, आपने मोबाइल लोकेशन के आधार पर कहा 1.5-2 किलोमीटर दूर थे, तो इसका मतलब है मैं हिंसा में शामिल नहीं हूं, अपने घर में तो रहूंगा ही, और कहां जाऊंगा जब आपने कर्फ्यू लगा दिया है। तो क्योंकि यदि हम निकलते तो आप बहाना बना देते, उसी आधार पर कुछ करते, कहते इन्होंने करा दिया, तो हम तो निकले भी नहीं। फिर क्या कहते हैं कि इसलिए इनके खिलाफ सबूत बनता है क्योंकि इन्होंने हिंसा के कुछ दिन पहले ट्वीट किया था और कहा था कि हम कड़ा जवाब देने में सक्षम हैं। तो साहब बिल्कुल है,
यदि कोई अन्याय करेगा तो कोई भी जो राजनेता है उसका काम है लड़ना, और वो अपने जिनका वो जनप्रतिनिधि है उनके लिए लड़ेगा। और यही बात उन्होंने कही, और उसके लिए बिल्कुल वो लड़े भी, संसद सदन में भी लड़े और सड़क पर भी आए, प्रदर्शन किया। ये सारी चीजें जो है उन्होंने सबूत भी जुटाए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, खुद मुख्यमंत्री के लोगों ने इसको हिंसा कराई, और जब ये हिंसा का सबूत मिला तो परेशान हो उठे। अब आप इससे समझ सकते हैं कि कैसे कैसे साजिश रची जाती। तो इस तरह से करके उनकी रात में गिरफ्तारी कर ली गई कि जिससे वो आज कोर्ट में न चले जाएं, क्योंकि कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट का डायरेक्टिव था उनको सुनना था इमीडिएट, और उनके खिलाफ कोई सबूत था नहीं जो वाजिब हो कि वो मौके पर मौजूद थे। तो प्रत्यक्ष कोई सबूत न होने के आधार पर आप मनगढ़ंत कहते हैं। और कानून कहता है किसी आरोपी के बयान के आधार पर किसी को मुल्जिम नहीं बनाया जा सकता है। एविडेंस एक्ट की धारा कहती है 13 कि उसकी बरामदगी होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बरामदगी नहीं। तो आपने, क्योंकि 161 के बयान में किसी की भी कोई जरूरत नहीं होती बयान को प्रमाणित कराने, कुछ भी बयान किसी का लिख लीजिए, तो आपने एक मुल्जिम का बयान में लिख लिया कि हाँ मामन खान ने ही किस्से पर हमने ये किया था, उन्होंने कहा था एकजुट हो जाओ। बिल्कुल एकजुट होने की बात कही जाती है कि भाई जब लोग आपको मारने आ रहे हो तो आपसे कहा जाएगा कि आप अपने बचाव में एकजुट होइए, कहना भी चाहिए। तो इसमें गलत क्या है? और इस आधार पर आप उन्हें मुल्जिम बना देंगे। हमने क्राइम क्या किया? हमने तो नहीं कहा कहीं हत्या करिए, हमने तो नहीं कहा कहीं कोई बलवा कीजिए, हमने एकजुट होने की बात कही। तो जब कुछ नहीं था यूं गिरफ्तार कर लिया गया। यह एक नैरेटिव है, इसके जरिए एक समुदाय विशेष को कैसे बदनाम किया जाए, एक पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए जो इंडिया गठबंधन को लीड कर रही है, जो उसकी लड़ाई को आगे बढ़ा रही, और राहुल गांधी को कैसे बदनाम किया जाए, क्योंकि वो राहुल गांधी के साथ में भारत जोड़ो यात्रा में भी चले थे और नूह में बहुत समर्थन मिला था, मेवात में समर्थन मिला था। तो उस वर्ग को बदनाम करना, और यहां का मुसलमान वो मुसलमान है कि जब देश के बंटवारे की स्थिति आई, सब कुछ आई और यहां के मुसलमानों को ले जाना चाहते थे, जिन्ना ने पूरा प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम भारत के हैं, भारत में रहें, इंडिया में रहें। और ये वो लोग हैं कि जब बाबर का साथ देना था या राणा सांगा का साथ देना था तो इन्होंने राणा सांगा का साथ दिया था, बाबर का साथ नहीं दिया था। वो मुसलमान। तो इससे आप समझ सकते हैं कितने राष्ट्रवादी मुसलमान है, राष्ट्रभक्त मुसलमान। गांधी जी खुद गए थे, इन लोगों से बात की थी और कहा था नहीं आप जाइए मत, क्योंकि आप देश के, सोचिए ऐसे सच्चे लोगों को, उनकी लड़ाई लड़ने वालों को, उनके हक और ईमानदारी की लड़ाई लड़ने वालों को न्यों रोका जाता है, उनको जेल में डाला जाता है। बहरहाल इंसाफ की लड़ाई है, लड़ी जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और घटना का जिक्र करता हूं। डॉक्टर उमर खालिद जो जेएनयू के छात्र नेता थे और 2020 में जब सीए एनआरसी का आंदोलन हुआ, वो आंदोलन में सक्रिय थे, होना भी चाहिए। मैं भी गया था, मैंने भी जामा मस्जिद पे भाषण दिया था कि हाँ ये गलत है तो गलत है। और उन उमर खालिद को दंगे भड़काने के आरोप में सब गिरफ्तार कर लिया गया, उन पे यूएपीए लगा दिया गया और नतीजा ये हुआ तब से वो जेल में पड़े। पहले तो लंबे समय तक चार्जशीट नहीं की, अब जब बड़ा दबाव पड़ा वो सुप्रीम कोर्ट गए तो चार्जशीट तो कर दी, लेकिन अभी तक चार्जशीट की कॉपी नहीं दी। और स्थिति ये है, आरोप कहां है, कैसे साबित करेंगे? वहां पर भी यही खेल किया गया जो मामन खान के साथ किया। कहीं कोई सीधा एविडेंस नहीं है, ये झूठे गढ़े हुए एविडेंस मुल्जिमान के बयानों में नाम ला करके, और कैसे वो किया गया। वो डॉक्टर उमर खालिद पिछले कई सालों से जेल में, आप सोचिए उसकी पीड़ा, उसका परिवार कैसे झेल रहा है, वो झेल रहा है, लेकिन वो लड़ा है क्योंकि उसने इंसाफ की बात की थी, उसने हक की बात की थी और उसने गलत बात नहीं की।
तो ऐसे व्यक्ति को कैसे फंसाया जाए? पहले उन्होंने जेएनयू मामले में उसे फंसाने की कोशिश की थी जब नारे लगे थे और उसको बदनाम करने की। उसके सबूत आ गए कि साहब उसने तो न कोई नारा लगाया न कोई चीज कही। अब उसके बाद उससे जब वो बरी हुआ तो यहां पे तो फंसना ही था। तो यह स्थिति है और मैं दुख के साथ कहता हूं कि इतने दिनों से सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ड्रामा कर रहा है और उसने अब तक कुछ नहीं किया। तो एक तरफ इन पापियों को वो मदद देता है जो नफरत फैलाते हैं, उनको इमीडिएट जमानत दे देता है, रात को अदालत खोल के जमानत दे देता है। लेकिन जो इस तरह से हार्मोनी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, सबके हक की बात करते हैं, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। जो अन्याय के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। तो यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है और उस चरित्र में यह गोदी एंकर्स, गोदी मीडिया के एंकर्स या कहेंगे चरण चुम्बा न जाने क्या क्या नाम है इनके, वो लोग किस तरीके से उसे जस्टिफाई करने के लिए मीडिया ट्रायल करते हैं और उन्हें मुल्जिम बना के पेश करते हैं बगैर कुछ हुए। जैसे आपको याद होगा किस तरीके से राहुल गांधी को डिफेमेशन केस में अदालत ने जितना नहीं कहा उससे ज्यादा मीडिया ने कह डाला। उसके अलावा और बहुत सारी चीजें, एक नहीं है, ऐसे जाने कितने किस्से हैं। इसके बाद कहते हैं हम लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या कहता है? यदि आप कहते हैं आप चौथा स्तंभ है तो आप नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करेंगे, आप दोनों पक्षों को मौका देंगे। आपने नहीं दिया, आप एजेंडा सेट कर रहे थे, आप किसी के लिए काम कर रहे थे और वही है। इसलिए जरूरी है कि हम सब सच को जाने और यही जरूरी है क्योंकि हमें मोहब्बत की यदि हम दुकान नहीं खोलेंगे तो ये नफरत इसी तरह से कराती रहेगी और ये नफरत हमारे आप में करती है। आप खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नफरत को बोने लगे हैं, इससे बड़ा और सबूत क्या हो? और ये एंकर कल अपने बचाव में जैसे बिलबिला रहे थे, बकबक कर रहे थे। आप देखिए कि हम सनातन धर्म के लिए, हम इसके लिए। अरे आप ठेकेदार हैं, आप क्या हैं? आप सनातन धर्म में क्या है? आप न शंकराचार्य हैं, न जगत गुरु हैं, न आप कोई पीठाधीश्वर हैं, न आप महामंडलेश्वर हैं, न आप कोई विद्वान हैं। आपकी योग्यता क्या है? तो इस तरह की स्थितियां हैं और इस तरह की स्थिति वाले ठेकेदारी बता रहे कि हम तो ये, हम तो वो। क्या आपके परिवार के किसी व्यक्ति ने इस देश के लिए शहादत दी है क्या? इनमें से जितने 14 नाम हैं इनमें से एक भी व्यक्ति नहीं है। हाँ, मेरे परिवार के लोगों ने दी है, इसलिए मैं कहता हूं मुझे राष्ट्र से प्रेम और मैं उसके लिए लड़ूंगा। लेकिन बताइए आपने क्या दिया है? कुछ नहीं। तो ऐसी स्थिति में यह बिल्कुल साफ है कि जो लोग न लड़े, न जिनका कोई योगदान है, न जिनका लोकतंत्र में योगदान है, न जिनका पत्रकारिता में योगदान है, जिन्होंने पत्रकारिता को कलंकित किया है, वह लोग अब कहते हैं कि वो पत्रकार हैं, यह लोकतंत्र पर हमला है, यह अघोषित आपातकाल है। भैया जो विपक्ष में बैठा है वो अघोषित आपातकाल नहीं है, अघोषित आपातकाल है वो नरेंद्र मोदी ने कर रखा है कि आप उनका सिर्फ चरण चुम्बन करते रहिए, उनके जो है बने रहिए और दूसरों को दोषित करते रहिए। तो यह स्थिति। और मुझे इसके साथ साथ शर्म आती है कांग्रेस पार्टी के तमाम उन लीडर्स को जो इसमें इनके साथ खड़े होते, क्योंकि इन लोगों के साथ मिलकर के वो एजेंडे चलाते थे। राहुल गांधी के खिलाफ पूरा अभियान जो है इन्हीं लोगों के साथ मिलके कांग्रेस पार्टी के ही वो कुछ लोग थे जो चला रहे। और सबसे ज्यादा आप ये समझिए, यदि किसी ने नुकसान पहुंचाया है देश को और कांग्रेस को और सबको, तो इन्हीं गोदी मीडिया के लोगों के साथ मिलकर के कांग्रेस पार्टी के ही कुछ नेताओं ने पहुंचाया है। उन्हें भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, उन पर भी कार्रवाई की जरूरत है। एक नाम कुरियन का सामने आ ही गया। जब सारी चीजें हो रही थी, सब कुछ लड़ाई लड़ रहे थे राहुल गांधी, तब वो नहीं दिखाई दे रहे। अब कहते हैं हम इसके वो विरोध में है, मैं तो उसमें जाऊंगा। तो यह स्थिति है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे लोग हैं
ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये लड़ाई लड़ने की जरूरत है कानूनी रूप से भी और दूसरे रूप से भी, क्योंकि सच के साथ खड़ा होना बेहद जरूरी है। नहीं तो ये झूठे मक्कार सत्ता में है, इनको सत्ता का संरक्षण है और ये बर्बाद करेंगे, लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाएंगे और भविष्य बर्बाद, आपका भी हमारा भी और सबका। इसलिए हम सबको चिंता करनी चाहिए और उसके खिलाफ आवाज बनना चाहिए, लड़ना चाहिए। मैं भी मामन खान की तरह कहता हूं, हमें एकजुट होकर के इसका मुकाबला करना है, इस अन्याय का। और मैं भी उमर खालिद की तरह बात करता हूं कि हमें इंकलाब करना होगा, क्योंकि पत्रकारिता इंकलाबी होती है, वह चरण चुंबक नहीं होती। और इसीलिए राहुल गांधी जब लड़ रहे हैं तो हमें साथ खड़ा होना होगा। जय